हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जानेंगे वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस यानी संस्थाओं का कामकाज। यानी हमारे यहाँ जो संस्थाएं हैं उनकी कामकाज कैसे है। 3 प्रकार की संस्थाएं हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। इन्हीं तीनों संस्थाओं के बारे में पढ़ना है। यहाँ सबसे पहले हम लोग ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में पढ़ेंगे, फिर मंडल कमीशन के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे डिसीजन मेकर कौन होते हैं, फिर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हमारे यहाँ है ये 3, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और कह रहा है कि पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है, पार्लियामेंट कितने प्रकार के हैं, ये 2 हाउसेस है उसके बारे में, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट के बारे में, और जुडिशरी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं, आइए हम लोग। ऑफिस मेमोरेंडम कहता है कोई भी सक्षम अधिकारी जिसके द्वारा कोई पत्र जारी किया जाए सरकार के फैसले के बारे में, यानी सरकार जो फैसला ली है उसके बारे में वो अधिकारी हम लोगों को बता रहा होता है उस लेटर से। लगभग 100 से अधिक लेटर सरकार जो है डेली जारी करती है। ये जो है एक लंबे प्रोसेस के द्वारा जो आदेश जारी होता है उसके बाद ये लेटर हमारे सामने आती है। यूं ही नहीं कि मन में आया और आज लेटर जारी कर दे, ऐसी बात नहीं होती है। एक लंबे इवेंट ऑफ प्रोसेस के द्वारा ये हमारे सामने आती है। अब हम लोग जानेंगे मंडल कमीशन के बारे में। मंडल कमीशन को अपॉइंट किया गया, इसको सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन भी कहा गया। 1979 में इसको अपॉइंट किया गया, जो कि बीपी मंडल के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया जा रहा था। इसकी वजह से इसको मंडल आयोग भी जानते हैं। 1980 में ये अपना जो है रिपोर्ट सबमिट करती है। उसमें से एक रिकमेंडेशन ये था कि 27% जॉब रिजर्वेशन दे दिया जाए गवर्नमेंट जॉब्स में। SEBC को, SEBC सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कहा गया, यानी OBC के आरक्षण की बात यहाँ पे की जा रही थी कि OBC को 27% रिजर्वेशन दे दिया जाए। अब हम जानेंगे डिसीजन मेकर कौन होते हैं हमारे यहाँ। सरकार कोई भी फैसले लेती है, प्रेसिडेंट जो हमारे हेड ऑफ स्टेट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं गवर्नमेंट के हेड होते हैं, और सारे पावर्स एक्चुअली इन्हीं के पास होते हैं। डिसीजन जो है कैबिनेट मीटिंग में लिया जाता है। कैबिनेट क्या होता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर पार्लियामेंट 2 हाउसेस कंसिस्ट होता है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा। इसमें प्राइम मिनिस्टर के पास जो है मेजॉरिटी होनी चाहिए लोकसभा मेंबर्स की, यानी लोकसभा से जो लोग चुन के आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जिनके पास वोट है उस दल का नेता ही प्राइम मिनिस्टर होगा। तब लोकसभा इलेक्शन 1989 आता है। जनता दल की सरकार प्रॉमिस करती है कि यदि हम जीत के आएँ तो हम जो है मंडल कमीशन को लागू कर देंगे। इसके लीडर VP सिंह जीत जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और सरकार के मंशा को बतलाते हैं कि अब हम जो है मंडल कमीशन को लागू करने जा रहे हैं, और ये फिर लागू कर देते हैं। यही ऑफिस मेमोरेंडम के द्वारा ये लागू कर देते हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि ये जो प्रिंसिपल है वो इक्वलिटी के खिलाफ है। न्यूज़ पेपर में, मैगजीन में फुल ऑफ ओपिनियंस आ रहे थे, छप रहे थे, लोगों के डिबेट्स हो रहे थे इस पे। 1000 पीपल के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को ये जो है प्रभावित करने वाला था। इस वजह से लोग एक दूसरे से टकरा भी रहे थे। बहुत सारे इक्का दुक्का केस भी देखा गया कि छोटी मोटी झपड़ भी हुई। कुछ लोग जो है इसको अपोज किए और केस फाइल किए कोर्ट में। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है बहुत सारे केस हो गए थे, उसको सारे को बंच करके एक साथ ले आए और इस केस का नाम दिया गया इंदिरा साहनी एंड अदर VS यूनियन ऑफ इंडिया। ये 1992 में 11 जजों ने इसको डिक्लेयर किया कि ये जो गवर्नमेंट ने फैसला किया मंडल कमीशन को लागू करने का, ये वैलिड तो है लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए। फिर ये मॉडिफिकेशन के बाद क्या हो गई, झगड़े शांत हो गए और लागू कर दिया गया इसको। नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता क्यों पड़ती है। कहता है देश को चलाने के लिए कुछ रूल रेगुलेशंस चाहिए होती है। बिना रूल रेगुलेशंस के यदि कोई भी इंस्टीट्यूशन चलती है तो कोई भी व्यक्ति उसको अपने अनुरूप नचाने लगता है। इसलिए इंस्टीट्यूशंस में रूल रेगुलेशंस होता है। ये क्या करता है, लीडर्स के हैंड को बाइंड करता है, यानी उसको उतना ही सीमित ताकत प्रदान करता है जितना से वो देश चला सके, बल्कि बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सके ताकि जनता को परेशानी ना हो। इसमें इन्वॉल्व होता है मीटिंग, कमेटी, रूटीन्स, ये सारी चीज़ें, सारी व्यवस्थाएं होती हैं इंस्टीट्यूशंस में। इसके साथ साथ ये जो है रूल रेगुलेशंस के साथ देश को चलाती है। साथ में बहुत सारे टास्क है जो कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है उसको निभाती है। इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता इसलिए होती है। भारत में 3 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव में लीडर्स आते हैं जिनका काम है कानून बनाना। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, कैबिनेट, वाइस प्रेसिडेंट और सारे ऑफिसर्स आते हैं जिनका काम है कानून जो बना है उसको लागू करवाना।
और तीसरे में जुडिशरी यानी ऑल जजेज आते हैं, जज साहब आते हैं, जिसमें ये लोग ये देखते हैं कि लॉ जो बनाया गया है लेजिस्लेटिव के द्वारा और इम्प्लीमेंट किया गया है एक्जीक्यूटिव के द्वारा, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वे में है कि नहीं, यानी कानूनी रूप से लागू किया गया है कि नहीं, ताकि जनता को किसी प्रकार से परेशानी नहीं हो। ये चेक करते हैं कि कानूनी रूप से है कि नहीं कोई भी कानून बनाया जो गया है। तो हमको पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है? पार्लियामेंट की आवश्यकता इसलिए पड़ती है ताकि हम अपने देश के लिए लॉ बना सकें, ताकि उसको प्रेजेंट जो लॉ है उसको चेंज कर सके, या किसी लॉ को जो अभी यूज़ नहीं हो सकता उसको ख़त्म करके फिर से नया लॉ बना सके, इसलिए पार्लियामेंट की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा पॉइंट है पार्लियामेंट जो है कंट्रोल करती है सारे पावर्स को जो कि गवर्नमेंट को चलाती है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या जो भी लोग हैं सभी के पावर्स को कंट्रोल करती है। ये मनी को कंट्रोल करती है, यानी कहाँ किस मामले में कितना खर्च करना है ये भी पार्लियामेंट ही कंट्रोल करती है। और ये सबसे हाईएस्ट फोरम है, हमारे देश की सबसे उच्च संस्था है जो कि पब्लिक और अन्य डिबेट होती है ताकि नेशनल पॉलिसी बन सके, ताकि देश के लिए कानून व्यवस्थाएं बन सके। यहाँ का जो पार्लियामेंट है उसमें 2 हाउसेस हैं, जिसको एक को राज्यसभा और दूसरे को हम लोग लोकसभा जानते हैं। इसको चैम्बर ऑफ हाउसेस के नाम से भी जाना जाता है। एक में डायरेक्ट लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि रहते हैं जिसको लोकसभा कहते हैं, दूसरा इनडायरेक्टली चुने जाते हैं जिसके पास स्पेशल फंक्शंस होता है, यानी कुछ विशेष रूप से ये कार्य करते हैं, जैसे स्टेट के मामले में, रीजनल मामले में, ये सब मामले में ये कानून बनाने का काम करते हैं। लोअर हाउस को लोकसभा और अपर हाउस को राज्यसभा कहा जाता है। काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं और लोकसभा का हाउस ऑफ पीपुल भी कहते हैं, क्योंकि लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है। इसकी वजह से हमारे लोकसभा में टोटल 550 सीटें हैं, जिसमें से 530 जो मेंबर्स होंगे वो स्टेट से आएंगे, 20 मेंबर जो होंगे वो यूनियन टेरिटरी से आएंगे। टोटल हमारे यहाँ 543 सीटें हैं लोकसभा में। यहाँ पे कुछ डाटा गलत दिया गया जिसमें एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया, इसकी वजह से 2 एक्स्ट्रा दिखेगा आपको दोनों जगह पे, ठीक है। अब हम लोकसभा के बारे में जानते हैं। इसके जो मेंबर्स होंगे उसको हम लोग MP कहते हैं, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये टेम्प्रोरी होता है, यानी 5 सालों पे इसका टेंडर जो है हटता जाता है, 5 सालों के लिए इसको चुना जाता है। 25 साल के जो कोई भी वोटर से वो कैंडिडेट हो सकता है। हमारे देश में 543 टोटल सीटें हैं फिलहाल अभी, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 550 है। यहाँ भी डाटा आपको गलत दिख रहा होगा, डाटा टाइपिंग मिस्टेक के कारण हो गया है। अब हम राज्यसभा के बारे में जानेंगे। कहता है ये जो है स्पेशल फंक्शंस इसके पास होते हैं, जैसे कि स्टेट्स या रीजन्स के इंटरेस्ट को देखना। इसमें मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, अभी वर्तमान में 245 मेंबर है, जिसमें से 233 इलेक्ट होते हैं इनडायरेक्टली और 12 प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। अलग अलग क्षेत्र है, आर्ट, कल्चर और अन्य क्षेत्र। उसमें 1/3 जो मेंबर होंगे टोटल का स्ट्रेंथ का, वो हर एक 2 साल पर रिटायर होते जाएंगे। इसका एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी भंग नहीं होती है, हमेशा जो है 1/3 मेंबर्स रिटायर्ड होते रहते हैं हर एक 2 सालों पे। पार्लियामेंट के फंक्शन को जानेंगे। ऑर्डिनरी बिल पे दोनों को इक्वल पावर्स है, लेकिन लोकसभा में ज़्यादा मेंबर्स है, इसके कारण वो जो डोमिनेंस स्थापित करता है, यानी डिस्प्यूट पे राइज होता है तो लोकसभा की बातों को ज़्यादा माना जाता है। राज्यसभा सिर्फ 14 दिन तक किसी भी चीज़ को डिले कर सकता है बहुत सारे मुद्दों पे, खास करके मनी बिल पे। और लोकसभा जो है मिनिस्टर ऑफ काउंसिल को कंट्रोल करता है, यानी सारे मंत्री को यही कंट्रोल करता है लोकसभा, यानी लोकसभा के पास ज़्यादा पावर है, क्योंकि जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने गए प्रतिनिधि इसमें होते हैं, इसके वजह से। यहाँ पे राज्यसभा के बारे में ही और विस्तार से बताया गया है कि 6 वर्ष इसका टेंडर है। 30 साल के जो उम्र के व्यक्ति होंगे वो लोकसभा के मेंबर्स बन सकते हैं। ये एक मिसिंग था उसमें, 30 साल व्यक्ति जो होगा वो कैंडिडेट बन सकते हैं, बाकी लोकसभा में जो है 25 साल के व्यक्ति कैंडिडेट बन सकते हैं। में जैसे लोकसभा और राज्यसभा है वैसे ही स्टेट स्तर पे आते हैं, तो वहाँ पे भी MLA और MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। MLA यानी कि यहाँ लोकसभा के रूप का ही यहाँ पे MLA हो जाता है, और MLC राज्यसभा के अनुरूप, यानी इसमें डायरेक्ट हम नहीं चुन सकते। बाकी फीचर्स लगभग सेम आपको दिखेंगे, वही 5 साल टेंडर है MLA का, 25 साल के उम्र के व्यक्ति बन सकते हैं, इसमें 6 साल के और 30 साल के, ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम लोग देखेंगे लोकल इलेक्शंस के बारे में। हमारे यहाँ 2 प्रकार के लोकल इलेक्शंस होते हैं, एक गांव में और एक शहरों में। शहरों में जो इलेक्शंस होते हैं उसमें नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका आदि होते हैं, 50% वीमेन के लिए रिजर्व्ड है। गांव में जो है जिला परिषद होते हैं सबसे ऊपर, फिर जनपद, फिर पंच, सरपंच, ये सब सारी चीज़ें होते हैं। 50% रिजर्वेशंस यहाँ भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए लोकल बॉडीज़ में किया गया हमारे संविधान के द्वारा। हम लोग जानेंगे पॉलिटिकल और परमानेंट
एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी एक स्पेसिफिक टर्म के लिए बनते हैं। इसमें लीडर्स आते हैं, परमानेंट में होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, इसमें ऑफिसर्स आते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जब तक मेजोरिटी रहती है या मैक्सिमम इनका जो टर्म्स है 5 साल, तब तक ये सत्ता में रहते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ये रूलिंग पार्टी रहे ना रहे, सरकार गिर जाए सरकार बनती रहे, ये अपने पद पे बने रहेंगे। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में है कि सारे फैसले ये लेते हैं, ये पावरफुल होते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में है ये लेस पावरफुल होते हैं, दिन प्रतिदिन के कार्यों में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की सहायता करते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो लोगों के प्रति जिम्मेदार होते हैं, आंसरेबल है, लेकिन परमानेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स ये लोगों के प्रति जिम्मेदार नहीं, इनसे लोग क्वेश्चन नहीं कर सकते। जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में और उनके पावर्स के बारे में। प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल संस्था है हमारे यहाँ की। प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करते हैं, इनका कोई फिक्स कार्यकाल नहीं है, 5 साल 10 साल 15 साल, जब तक ये सत्ताधारी पक्ष में रहेंगे तब तक ये बनते रहेंगे। ये जो है कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं, यानी जितने भी मंत्री होते हैं सबके अध्यक्ष होते हैं। अलग अलग विभागों को कोऑर्डिनेशन का भी काम करते हैं, यानी अलग अलग विभाग को जोड़ने का काम प्रधानमंत्री करते हैं। इनका डिसीजन जो होगा फाइनल होगा जब किसी भी विभाग में डिस्प्यूट होगा, यानी 2 डिपार्टमेंट में यदि डिस्प्यूट हो गया तो ये जो कहेंगे उनको मानना पड़ेगा। ये किसी भी विभाग को देख रेख कर सकते हैं। सारे मिनिस्टर्स जो होते हैं इनके अंडर में वर्क करते रहते हैं और इनके पास पावर है कि ये डिसमिस कर सकते हैं मिनिस्टर्स को। जब ये अपना पद छोड़ते हैं सारे मिनिस्टर्स को अपना पद छोड़ना पड़ जाता है। देश में सबसे पावरफुल संस्था कैबिनेट है, तो प्रधानमंत्री वो है जो कैबिनेट में भी सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कैबिनेट से भी ऊपर ये आता है। कैबिनेट मिनिस्टर होता क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं 15 से 20 मेंबर्स इसमें होते हैं, यानी मुख्य मंत्री होते हैं इसमें, जो कि बहुत ज़्यादा में टॉप लीडर्स होते हैं जो सत्ताधारी पक्ष है उसके। इसमें जो है मेजर मिनिस्ट्री इनको दिया जाता है, जैसे रेल मंत्रालय हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, ये सब। ये जो है सारे फैसले लेते हैं अन्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पे, यानी अन्य मंत्रियों के नाम पे यही सारे फैसले लेते हैं। और इसमें लगभग 20 मिनिस्टर्स होते हैं जो मुख्य जो है विभागों को संभालते हैं। अब हम जानेंगे प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। इसमें एकल संक्रमणीय पद्धति को अपनाया जाता है। प्रेसिडेंट डायरेक्ट लोगों के द्वारा चूज नहीं किए जाते हैं। ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों MP इसका वोट का वैल्यू अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनसंख्या अलग अलग है इसके वजह से। और MLA जो लोगों के द्वारा डायरेक्ट चुने जाते हैं राज्यों में, उनके द्वारा ये 3 लोग वोट कर सकते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और MLA तीनों मिलके जो है वोट करते हैं। सबसे अधिक वोट पाने वाले लोग इसमें विजयी होते हैं और प्रेसिडेंट पद के लिए मनोनीत होते हैं और फिर प्रेसिडेंट बनते हैं। प्रेसिडेंट हमारे यहाँ के हेड ऑफ स्टेट है, यानी हमारे राष्ट्र के प्रमुख है। ये इनके पास सिर्फ नॉमिनल पावर होता है, कहने को ये हेड ऑफ स्टेट है लेकिन इनके पास रियल पावर नहीं होता। ये सभी विभागों को, जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उसको सुपरवाइज कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। सारे गवर्नमेंटल एक्टिविटी इनके नाम पे होता है। सारे लॉ जो है, जो भी मेजर पॉलिसी है, इनके नाम पे इशू किया जाता है। सारे अपॉइंटमेंट्स, प्रमुख अपॉइंटमेंट, जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सारे जजेस की नियुक्ति, गवर्नर ऑफ स्टेट की नियुक्ति, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति या दूसरे देशों के एम्बेसडर की नियुक्ति, ये जो है प्रेसिडेंट करते हैं। जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं वो इनके नाम पे होते हैं। ये सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्स भी कहलाते हैं। प्रेसिडेंट के पास भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जैसे ये हेड ऑफ स्टेट है, ना कि गवर्नमेंट के हेड हैं। ये सारे डिसीजंस तो लेते हैं लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पे ही ले सकते हैं। ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कोई चीज़ एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको लागू करना चाहे तो फिर इसको मना नहीं कर सकते हैं। इनके पास जो सिंपल बिल होता है, बिल पास होने के लिए प्रेसिडेंट के पास जाता है। ये उस पर कोई सुझाव भेज सकते हैं या कह सकते हैं परिवर्तन कीजिए, लेकिन पार्लियामेंट फिर से इनके पास बिना परिवर्तन किए भी यदि भेजता है तो इनको उस चीज़ों को पास करना पड़ता है। यदि किसी की भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो राष्ट्रपति जो है कोएलिशन गवर्नमेंट को न्योता दे सकती है कि आप गवर्नमेंट बना सकते हैं। जब किसी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं होती है तो प्रेसिडेंट फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट शासन में समय लग जाती है, यानी प्रेसिडेंट हेड हो जाता है। प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को ये नियुक्त कर सकते हैं। प्रेसिडेंट उनको मेजोरिटी शो करने को भी कह सकते हैं, यानी हाथ उठा के दिखाने या फिर वोटिंग करके दिखाने कि कितने लोग उनके पक्ष में हैं। इसके लिए एक निर्धारित समय सीमा तय की जाती है कि इतने समय में ही आपको दिखला देना है और गवर्नमेंट को अपना पावर दिखलाना पड़ता है।
देश में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, राज्यों में हाई कोर्ट है, फिर जिला सत्र न्यायालय, उसके नीचे के भी कोर्ट्स है। ये सारे कोर्ट्स को मिला करके जुडिशियरी का निर्माण होता है, यानी सबके मिले जुले रूप को जुडिशियरी कहते हैं। यह एक बहुत ही पावरफुल संस्था और इंडिपेंडेंट संस्था है जिस पर कोई रोक टोक नहीं है। भारत का जुडिशियरी सिस्टम जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पावरफुल संस्था है। जुडिशियरी के पास क्या क्या पावर है, ये लोगों के बीच झगड़ों को देखती है, ये लोगों गवर्नमेंट के बीच झगड़ों को देखती है, दो राज्यों के बीच में झगड़े हो तो उसको भी देखती है, और यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी झगड़े हो तो उसको भी ये देखती है। ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से फ्री है पूर्णतः, यानी इस पर किसी तरीके का कोई दबाव नहीं बना सकता है कि इस तरीके का ये डिसीजन आप दे सकते हैं। ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, अपने डिसीजन अपने निर्णय खुद ले सकती है। कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी पार्टी जुडिशियरी को ये नहीं कह सकती है कि आप इस तरीके का फैसला दीजिए या वैसी फैसलाएं दीजिए जो हमारे हित में हो। इस पर दबाव नहीं बनाया जा सकता है। इनके पास संविधान को व्याख्या करने के, यानी संविधान क्या क्या रहा है वो कोर्ट जो है व्याख्या कर सकती है। ये जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, यानी किसी भी कोर्ट में यदि कोई फैसला हो चुका है तो ये फिर से उस पर निर्णय दे सकती है दोबारा भी। ये जो है गार्जियन ऑफ फंडामेंटल राइट है, यानी हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स है उसको ये रक्षा करती है, यानी देखती है कि किसी भी पब्लिक का राइट्स को ये तोड़ा न जाए। यदि लोगों का, बहुत सारे लोगों का हित यदि छुपा हुआ है किसी केस में तो उसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। सरकार उस केस को अपने तरफ से लड़ती है, यानी किसी भी व्यक्तियों को अपने तरफ से वकील रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, सरकार वकील प्रोवाइड करवाती है और उसमें डिसीजंस देती है। जुडिशियरी ये भी देखती है कि कोई भी गवर्नमेंट है, संस्था है, नेता है या ऑफिसर है, वो गवर्नमेंट के पावर्स को मिसयूज़ तो नहीं कर रही है। ये चेक करते रहती है कि कोई गलत गतिविधियाँ तो नहीं हो रही है या हमारे देश में कहीं पे भी करप्शन वगैरह तो नहीं हो रहा, और यदि हो रहा तो उसको भी ये रोकती है। तो हम पढ़ेंगे अपॉइंटमेंट्स के बारे में। कह रहा है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन पे। सीनियर मोस्ट जज जो होते हैं सबसे ज़्यादा, वो सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस बनाए जाते हैं। एक पर्सन को जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया जाता है तो उसको हटा पाना नामुमकिन है। महाभियोग लगा के उनको हटाया जा सकता है, जो कि दोनों हाउसेस में 2/3 मेंबर से पास होना चाहिए। महाभियोग यानी कि माल प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, यानी गलत और संवैधानिक तरीके से डिसीजन दे रहे हैं तब लगता है, और ये आज तक के इतिहास में भारत में कभी नहीं घटित हुआ है। ये था हमारे भारत का इंस्टीट्यूशंस, यानी कैसे काम करते हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो ज़रूर बताइएगा, एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। इस चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे दे दिए गए हैं, आप लोग इसको रोक करके पॉज करके जो है इसको लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से। ये शॉर्ट टाइप, लॉन्ग टाइप और भी अन्य प्रकार के सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं।